KPK के मुख्तलिफ इस्लाम में क्लाउड बर्स्ट हुए, 300 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो डूब गए। इसके कई पहलू ऐसे हैं जो बड़े दर्दनाक हैं और शर्मनाक भी हैं। सरकारी हैंडआउट लिखे गए और साथ रिश्वत दी गई। मुझे भी एक शख्स ने कहा पेड कंटेंट है कि हुकूमती इक़दामात की तारीफ करें। हुकूमत 2 हेलीकॉप्टर भेजे, एक क्रैश हो गया। जिस हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ है अली भाई, वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं था, दे आर रेगुलर ब्लू बर्ड्स हैं वो। दिल दुखा मेरा, जिन्होंने अपने प्यारों को देखा यूं करते हाथ हिला के और बचा नहीं सके। एक शख्स ने मुझे अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पे ये कहा, बाज मुकामात पर जो इंतहाई खतरात हैं उनके पास रस्सी तक नहीं है कि वो फेंके गहरे पानी में कि लोग पकड़ के उसको हम खींच लें। ये तो कुदरती आफत थी, इसको रोका तो नहीं जा सकता था, लेकिन ऐसे क्या काम थे जो होने चाहिए थे लेकिन हुए नहीं। हो क्या रहा है पूरी कहानी, क्लाउड बर्स्ट को ना रोएं आप। एक घर के 21 अफराद, एक घर के 14 अफराद। इंसानी जान सबसे सस्ती चीज है हमारे यहाँ। एक आदमी के पास चॉइस थी कि वो अपने बच्चे को बचा ले, जानवर को बचा ले, तो उसने जानवर को बचा। वहाँ पर फ्लड आने से पहले क्या इंतजामात किए जाते हैं, जब फ्लड आ जाता है तब क्या होता है, और फ्लड आने के बाद उनकी जो बोट्स हैं रेस्क्यू, वो स्टैंड बाय पे होती हैं। हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय, जैसा ही पहला कतरा गिरता है दे आर अप इन एयर। हमारे यहाँ क्या हो सकता है, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी कुड हैव डन। साल 2025 में अब तक जो तबाही हुई है, अगले साल या उसके बाद आप देखते हैं कि ये रुक जाएगी, कंट्रोल इस पर होगा? मैं हुकूमत से अपील करता हूँ, नहीं होता, कुछ नहीं करता उससे अपील में। न्यूज़ में आप देख रहे होंगे पिछले 48 घंटों के अंदर KPK के मुख्तलिफ इस्लाम में क्लाउड बर्स्ट हुए, तेज़ बारिशें हुई, जिसके नतीजे में 300 से ज़ायद पाकिस्तानी, जो अब तक डाटा सामने आया है, अमवात इससे भी कई ज़्यादा होंगी, लेकिन वो सैलाबी रेले में बह गए। बेशुमार अफराद जो हैं इस टाइम पे लापता हैं। अब ये जो हालात बने, इसका जिम्मेदार हम किसको कहेंगे? क्या प्लानिंग की कमी थी या किसी की नेग्लिजेंस थी? और क्या हम इससे कुछ सीखेंगे? इन तमाम मामलात पर आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे नईम मुस्तफा साहब से और कामरान फरीदी से, और समझेंगे कि क्या इन हालात को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता था। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। नईम साहब, पिछले 48 घंटों के अंदर KPK के मुख्तलिफ इस्लाम में क्लाउड बर्स्ट हुए, तेज़ बारिशें हुई, जिसकी वजह से सैलाबी रेले आए और 300 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो डूब गए। एक तरफ तो हम देखते हैं प्लानिंग की कमी थी, दूसरी तरफ ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन में डिले आया, फेलियर हुआ, आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? बट साहब, इस वक्त एक तो तादाद जो है ना उसका सही तय्युन नहीं हुआ। ये 352 ऑफिशियल रिकॉर्ड उन्होंने दिया है जिनकी डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं, बाकी मिसिंग हैं। और सैलाब, जलजला, इस तरह की जो नागहानी आफात हैं, इनमें तादाद का अंदाज़ा महीनों नहीं होता। 8 अक्टूबर 2005 का जो यहाँ तारीख साज जलजला था, उसकी तादाद 3 साल तक मुतनाज़े रही। अब ये जो हलाकतें हैं, ये कहते ये हैं कि 230 तकरीबन 250 के करीब मिसिंग लोग हैं। 2 देहात सफ़ाए हस्ती से मिट गए। सैकड़ों किलोमीटर पे जो फसलें थीं वो तबाह हो गई। जानवर देखे हमने, वीडियोस देखी हैं, जानवर बह रहे थे। कितने कवीउल जुस्सा होते हैं, वो सारे बह रहे थे। ये इट कुड बी मोर देन दैट, कई गुना बढ़ सकती है ये तादाद। जो मिसिंग लोग हैं उनको भी अगर 2-3 रोज़ तक रेस्क्यू नहीं किया जाता और वो मिसिंग ही रहते हैं। आप ये देखें, कल डूबते जो है ना, उन्होंने हाथ हिला हिला के मदद के लिए पुकारा। ये जो वाक़यात हुए हैं ना, ये माजी में भी होते रहे हैं। अब ये अलग बहस है कि क्या हमें पेशगोई हम कर सकते हैं, ऐसी हिफाजती इक़दामात, इंतज़ामात हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। पाकिस्तान की तारीख़ जो है वो भरी पड़ी है सैलाब से। इतनी कुदरती आफात हैं, नागहानी आफात जो हैं, जल्जलों से। कई दफ़ा आसमानी बिजली गिरी है, सैलाब आया है। सैलाब तो आम आ रहा है, और सैलाब तो अभी आप ये देखें 27 जून को उसी इलाके में, सवात में, वहाँ क्या हुआ था, एक ही ख़ानदान के 16 अफराद जो हैं आंखों के सामने लोगों ने रिकॉर्ड किया है किस तरह से वो डूबते गए, और 4 अभी तक नहीं मिले। जो इतना अरसा न मिले, अब तकरीबन जो है ना 1.25 माह हो गया। अब अगर न मिले, जब न मिले 1.25 माह तकरीबन, अगर न मिले तो उन्हें भी आप ये समझें कि वो सैलाबी रेले की नज़र हो गए। एक कर्नल बाप बेटी पिंडी में,
एक कॉलोनी के अंदर से गेट पे छोड़ने आए, वो सलाबी रेला आया, वो बेचारे हाथ हिलाते रह गए और बाद में उनका गाड़ी भी उनकी जो है ना तैरती दिखाई दे रही थी। तो ये वाक़यात जो है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। एक शायर का बड़ा ज़बरदस्त शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों। हम ही कह रहे हैं ना अचानक रेला आया और क्लाउड बरस, नहीं, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। इस तरह के हादसा जो है ना, हम आदी इनके हो गए हैं, हम इम्यून भी हैं और इस तरह के हैबिचुअल हैं कि हम इनसे डरते भी नहीं और आए रोज़ इस तरह की अमवात होती हैं। इसके कई पहलू ऐसे हैं जो बड़े दर्दनाक हैं और शर्मनाक भी हैं। शर्मनाक हैं हुक्मरानों के लिए, पब्लिक के लिए नहीं है। हुक्मरानों के लिए शर्मनाक हैं कि जिनको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बरसब तीसरा दौरे हुकूमत है, दौरे इख्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसके 4 वज़राए आला के सारे एक एक दिन के दावे तारीखों समेत रिकॉर्डेड मेरे पास मौजूद हैं कि वो क्या क्या दावे करते रहे। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में जो कुछ हुआ था उससे हमने क्या सबक सीखा? कुछ भी नहीं। फिर 27 जून को ये वाक़या जो 16 अफराद का हुआ, 4 अभी तक हम तलाश नहीं कर सके। हमने क्या सबक सीखा? भाई बारिशें आनी हैं, मानसून है, प्री मानसून है, थोड़ा सा कबल वक्त है, चले ठीक है। आप ये अगस्त में एक्सपेक्ट करते हैं, ये जुलाई में आ गया तो आंखें खुल जानी चाहिए थी। पीडीएम में, फिर एनडीएम में, ये जितनी अथॉरिटीज़ हैं, इनको 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में अरबों डॉलर मिला है, अरबों डॉलर। आज मलक रियाज साहब ज़ेर अताब है ना, उन्होंने घर बना के दिए थे। मुझे एक घर खैबर पख्तूनख्वा में दिखाएं, वो आरजी घर अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद, वहां से लेके गड़ी हबीबुल्ला तक वो घर तकसीम हुए आरजी इसी खैबर हुकूमत के तवस्सुत से। आप बताएं वो घर कहाँ गए? एक दूसरा ये है कि हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती, ये इदारे बन गए पीडीएम में, एनडीएम में और इस तरह कई बने, मौसमियात के कई नए सेक्शंस आ गए, जदीद तरीन आलात, उनको कहा गया जदीद तरीन आलात से मुज़य्यन है नहीं। हमारी हर दफ़ा जब इस तरह की हंगामी हालत होती है ना, हम हंगामी हालत नाफिज नहीं करते, लेकिन नज़रें हमारी उन मुनज़्ज़म इदारों पे होती हैं जिन्हें हम आज तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लॉजिस्टिक्स हमारे पास नहीं होते। आप इसी वाक़े को ले लें, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कल ये वाक़या हुआ, इस साने में एक अपनी कम माइकी से बचने के लिए, मैं सख्त जुमला नहीं कह रहा, नरम, कम माइकी से बचने के लिए हुकूमत वक्त ने, सूबाई हुकूमत ने 2 हेलीकॉप्टर भेजे। एक क्रैश हो गया, 5 अफराद शहीद हो गए। उजलत में थे। हमने अपनी कमाईगी छुपाने के लिए कि लोग कल ये सवाल करेंगे कि कहाँ गए वो हेलीकॉप्टर जो इस हंगामी हालत के लिए थे, तो आपने बेसरो सामानी में 5 और अफराद जो है ना उन मुतासरीन में शामिल कर दी। ये 5 अफराद नहीं हैं, ये 500 अफराद नहीं हैं, ये हज़ारों घराने हैं। हम मुनज़्ज़म इदारों की तरफ देखते हैं कि वो आएंगे हमें रेस्क्यू करेंगे। भाई हुकूमती इंतज़ामी इदारे किस मर्ज़ की दवा हैं? 5, 7, 10 साल बाद ये वाक़या होता है कोई ना कोई जिसमें आपको ज़रूरत पेश आती है उनकी, वो क्या करते हैं? किसी शख्स ने नहीं ये पूछा कि जब 5 अफराद एक दिन, 16 अफराद एक दिन, 7 अफराद एक दिन, एक ही ख़ानदान के, वो सैर करने जा रहे थे, किसी ने, गार्ड ने वहाँ नहीं पूछा कि वो उस मुकाम पे क्यों पहुँचे जो ख़तरात से, खदशात से भरपूर था। इस पर जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें लिखा हुआ है कि जो फैमिली थी वो खुद जिम्मेदार थी इस चीज़ की, उनको तो मना किया हुआ था कि वहाँ पर ना जाएं, वो गए और डूब गए। वही कातिल, वही शाहिद, वही मुनसिफ ठहरे। करना तो खुद ही इन्होंने काम है ना, अपनी रिपोर्टों में उन्हीं को गुनाहगार ठहरा दिया। ओ भाई, आप सयाती मुकामात पे जब ये दावे करते हैं हर साल कि इस दफ़ा महकमा सयाहत ने हमारे इतना कमा लिया, तो जो गोया वो हज़ारों ख़ानदान तबाह कर दिया आपने। कितने ही बेरोज़गार हो गए, फसलें तबाह हो गई। पहले ही कस्मा पुरसी का हाल है। आप सियासत खेल रहे हैं, अवाम क्यों नहीं खेल रहे? अब इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं जिसका दिल दुखा मेरा जिस बात से,
कि मैंने कई सूबाई इदारों के सरबराहों से कल गुफ्तगू की इन वाक़यात के बाद। क्या कहते हैं? तो एक शख्स ने मुझे अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पे ये कहा, ये जुमला, कि हमारे बाज़ शहरों में बाज़ मुकामात पर जो नहायत ख़तरे से भरपूर हैं, इंतहाई ख़तरात हैं वहाँ, उनके पास रस्सी तक नहीं है, रस्सी कि वो फेंकें गहरे पानी में कि लोग पकड़ के उसको हम खींच लें। ये भी रेस्क्यू करने का तरीका है। कश्तियाँ नहीं हैं। उसने कहा जिस मुकाम पे ये क्लाउड बर्स्ट हुआ वहाँ कश्ती नाम की कोई शय नहीं थी, बोट्स जो होती हैं वो नहीं थी, लाइफ जैकेट्स नहीं थी, है ही नहीं, है ही नहीं। मैंने कहा पीडीएम में कहाँ गया? एनडीएमए को तो आप तलब करेंगे ना, बुलाएंगे, मुनज़्ज़म इदारों को बुलाएंगे, आप फ़ौज पाकिस्तान को बुलाया आपने। 8 घंटे बाद, 8 घंटे जो कुछ हुआ वहाँ, लोग बह रहे थे पानी में, लाचार, बेकस, लावारिस, उनको किसी ने रेस्क्यू क्यों नहीं किया? कि लॉजिस्टिक्स से हम आरी हैं, खाली हैं, हम सारा साल महज गुफ्तगू करते हैं। आप सिर्फ ये चेक कर लें, बड़े अफसोस से ये बात कह रहा हूँ, दुख है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर से इस्लामाबाद तक का सफ़र 150 बार किया इस इक़्तिदार में, 150 बार, 15 से 20 बार सकफल किया, जेलों के चक्कर काटे, 3 दफ़ा फरार हासिल किया। वो किस मर्ज की दवा? क्या फ़ायदा हुआ उसका? जो डूब गए, जो जिम्मेदारान है ना, वो सरकारी इदारों के अफसरान हैं, वो हुक्मरान हैं, वो अशराफिया है। कामरान भाई, ये तो कुदरती आफत थी, इसको रोका तो नहीं जा सकता था, लेकिन इंतज़ामिया को ऐसा क्या करना चाहिए था कि ये जितना नुकसान हुआ है इस पर कंट्रोल पा सकते, ये नुकसान कम होता? ऐसे क्या काम थे जो होने चाहिए थे लेकिन हुए नहीं? इंतज़ामिया को ऐसा क्या करना चाहिए था जो उसने नहीं किया? अच्छी बात है अली भाई। नईम भाई ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नागहानी आफात। आज जिस दौर में, ये बहुत पुराना कदीम लफ्ज़ है नागहानी आफात। आजकल की जो आफात होती है नागहानी नहीं होती, गहानी होती है। आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, अनप्रेडिक्टेबल। इट्स नॉट अनप्रेडिक्टेबल, इट्स प्रेडिक्टेबल। एवरीथिंग इज़ प्रेडिक्टेबल। हर दुनिया के सिविलाइज मुल्क में हर चीज़ प्रेडिक्टेबल है मेजॉरिटी ऑफ टाइम। पहली बात तो ये समझ लें कि ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, तो बीन गोइंग ऑन। ऐसा होता है एक दफ़ा एक वाक़या हो गया और आपने कुछ ट्राइंग टू फिगर आउट कि अब क्या होना है। तो हुकूमत की जहाँ तक बात है, तो जिस जहाँ पे दरिया का पार्ट है, बहता है, उसको इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फॉल्ट लाइन। अब ये फॉल्ट लाइन जितनी होती है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं होती, किसी भी दुनिया के सिविलाइज में परमिसिबल नहीं होती, ज़मीन होती नहीं है इस्तेमाल के लिए। क्योंकि आप प्रेडिक्शन करते हैं कि ये फ्लड लाइन होगा तो इतना चौड़ा हो जाएगा पार्ट, ये होगा तो ये फॉल्ट लाइन रहेगी और इतना इतना गज ऊपर चला जाता है। ये पूरा एक मेजरमेंट होता है। ये कोई इतना रॉकेट साइंस की बात नहीं है, 10,000 साल पहले की टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, आज की नहीं बता रहा मैं। अब हुकूमत को पहले तो देखें, पहली चीज़ होती है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन पहली चीज़ है। अगर आप प्रिवेंट नहीं करते हैं तो 2 डिज़ास्टर में जो है वो आपका नुकसान दुगना चौगना जितना भी होता है, हमारे यहाँ तो 1000 गुना हो जाता है। तो पहले तो प्रिवेंटिव मेजर जो थे वो नहीं लिए गए। प्रिवेंटिव मेजर्स अब क्या क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़ कि आपको पता है कि ये 10,000 साल से ये रोना चल रहा है कि मौसम की तब्दील हो रहा है और ये जो है ये इन्वायरमेंट जो है वो तब तेज़ हो रहा है। और 3 साल पहले की मैंने आपको वीडियो भेजी थी जो ग्लेशियर पिघल रहा है, मैं भी वहाँ रहा हूँ, मैंने मफरूरी काटी हुई है सवात में। उसके अलावा मैं जाता रहा हूँ काफ़ी, मेरी दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह है मेरे लिए तो वो सवात और KPK के वो इलाके, मालम जब्बा ये वगैरह। अब वहाँ पर मामला ये है कि सड़कें तो हैं नहीं, ये जो भी है कच्चा मामला है। तो अगर आप बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की, तो अब किस किस का खून होने पर रोया करे? कोई कातिल के दिल का खून है हर लाल हजार में। अली भाई, हमने प्रिवेंशन नहीं की ना प्रिवेंशन। ये तो बहुत एक तफसील और तवज्जो तलब मसला है। और हमारे पास रेस्क्यू जो है, हालांकि दुनिया भर में अमेरिका की बात करें या किसी और सिविलाइज मुल्क की बात करें तो रेस्क्यू 2 तरह से होता है। एक स्टेट रेस्क्यू होता है और एक फेडरल गवर्नमेंट होता है। 2 चीज़ें होती हैं, कोऑर्डिनेट इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। स्टेट का काम क्या होता है कि वो रेस्क्यू, इमीडिएट रेस्क्यू मिशन, जैसे नईम भाई ने जिक्र किया कश्तियों का, वो राफ्ट इस्तेमाल होती हैं वहाँ पे ज़्यादा इन मामलात के लिए। वो रबर राफ्ट होती है, महंगी होती है। तो पहली तो रबर राफ्ट इस्तेमाल की थी कि वो जाके लोगों किनारों से पार्ट से जो है वो उठाएं और कराएं। एक फेल उसका ये होता है। फिर आपकी एयर सपोर्ट होती है,
और फिर लैंड सपोर्ट होती है। एयर सपोर्ट में हेलीकॉप्टर्स होते हैं नॉर्मली, वही इस्तेमाल किया था रेस्क्यू मिशन के। जिस हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ है अली भाई, वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं था। दोनों जो हेलीकॉप्टर केपीके गवर्नमेंट के पास है वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं है, दे आर रेगुलर ब्लू बर्ड्स हैं वो। और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बहुत अलग चीज़ होती है वो, उसके लिए वो पाकिस्तान के पास नहीं है, मॉडिफाइड वर्जन है, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ओरिजिनल नहीं है। तो एक तो चीज़ है ही नहीं, अब आप क्या कहें जाके कि यूं करना चाहिए था, यूं करना चाहिए था। कामरान भाई, ये जो अभी आप बता रहे हैं कि वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं था, अगर वहाँ पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जाता तो ये हादसा फिर ना होता, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होती प्रॉपर। अली भाई, ट्रेनिंग के अलावा वो जो इक्विपमेंट होता है जो रेस्क्यू अमेरिका में इस्तेमाल, हमारे हरिकेन वगैरह बहुत आते हैं ना, फ्लोरिडा में तो रहता ही, वहाँ पे था। तो वो सस्टेन करता है तकरीबन 200 माइल्स एन आवर विंड, 200 माइल घंटे की विंड, नहीं ऐसा खतरनाक पानी उड़ रहा होता है तो वो विल फ्लाई थ्रू इट। वो जो रेस्क्यू कोस्ट गार्ड के पास होते हैं नॉर्मली, या फीमा के पास हैं वो। तो वो कोस्ट गार्ड, वो जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं दे आर सस्टेनेबल इन वेरी हार्श वेदर। उसके बाद उसकी पायलट की ट्रेनिंग बहुत अलग होती है, वो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पायलट। दिस वर रेगुलर पायलट थे आपके पास, जो इसके पायलट थे, आप तहकीक कर लीजिए, देख लीजिए ये पायलट्स जो थे कौन थे। तो ये हादसा तो खैर इट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, लेकिन ये कि देखिए हम ये नहीं कह सकते, हो सकता है तो इक्विपमेंट फेलियर अभी तक रिपोर्ट नहीं आएंगी, वो आएंगी भी नहीं कभी भी, वो भी आप देख लीजिएगा। एक बात है स्टेट एफर्ट और एक बात है यानी फेडरल गवर्नमेंट का एफर्ट, ये दो डिफरेंट एफर्ट्स होते हैं अली भाई। जो स्टेट एफर्ट है, स्टेट में आपके पास कोई सर्च एंड रेस्क्यू के लिए कोई ऐसी टीम मौजूद नहीं है, सारी चीज़ें अपने मदद आपके तहत हो रही हैं, अभी से नहीं हमेशा से ही हो रही हैं। देयर इज़ नो सच थिंग, कोई ऐसे है ही नहीं। इस क्योंकि ट्रेनिंग रहती है ना, ये जो आप रेस्क्यू करने वाले होते हैं, ये फीके को ले आके आप नहीं कहते रस्सी पा दे है ना, चुको, ये नहीं होता। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग फैसिलिटी कहाँ है पाकिस्तान ने दिखाई है? मैं सर्च करा था, मुझे तो एक भी नहीं दिखी। मैंने किसी एक साहब से बात की जो जो इन मामला से बहुत करीब में, कहते हैं वो क्या होता है, मुझसे एग्जैक्टली दस एग्जैक्टली वरी आस में। मैंने सुबह कॉल किया, आपने जब का कॉल आया मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा रेस्क्यू का क्या? बोलते वो हाँ है ना लोग, क्या कहाँ ट्रेनिंग होती है? बोलते वो ट्रेनिंग क्या, किस बात की ट्रेनिंग? उनकी कोई ट्रेनिंग होती है? यानी मुझसे है सवाल कर रहा है वो आगे से ये बात। अच्छे बड़े पौधे पर फायज है सरकारी। तो रेस्क्यू मिशन जो है वो रेस्क्यू के लिए उसकी उनकी टेक्निक्स होती हैं, टैक्टिक्स होती हैं कि क्या चीज़, क्या इक्विपमेंट, कोई रेस्क्यू नाम की कोई चीज़ इक्विपमेंट है ही नहीं है। उसके बाद आपका होता है रिलीफ, वो फेडरल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसको रिलीफ कहते हैं। ये कोऑर्डिनेटेड मिशन होता है कि फेडरल गवर्नमेंट रिलीफ करेगी। अब चूंकि वो सूबा जो है वो केपीके का सूबा है, अब आप पढ़ते रहें तस्वीर उस पर, कौन आता है, कौन कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, भूल जाइए। अली भाई, मैं एक और ख़ास बात आपको बता दूं कि हम जब रेस्क्यू की बात करते हैं या प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो रेस्क्यू और प्रिवेंशन दो तरह के होते हैं, एक ह्यूमन और एक एनिमल। अब एनिमल लोग शायद नहीं समझेंगे, इस बात को मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, बहुत ज़रूरी। इन इलाकों में जो आपकी लाइफ लाइन है वो एनिमल होता है। यानी एक ऐसा वाक़या मैंने देखा सैलाब का, जब पिछले दिनों आया हुआ था, तो वो अपने जानवरों को बचा रहा था बच्चे के बजाय। एक बच्चा, किसी एक आदमी के पास चॉइस थी कि वो अपने बच्चे को बचा ले या जानवर को बचा ले, तो उसने जानवर को बचाया। तो उससे पूछा कि भाई ये तुम ये अपनी भैंस को क्यों बचा रहे हो? बोलता है कि मेरे 9 बच्चे और हैं, अगर ये बच्चा एक चला गया तो चलो ठीक है, मेरी भैंस चलेगी तो बाकी 9 मर जाएंगे, जितने बाकी कुनबा सब मर जाएंगे, ये मेरी लाइफ लाइन है। तो हम बहुत लाइटली लेते हैं कि डंगर बह गए, अभी डंगर भाई उनकी लाइफ लाइन है, दैट्स व्हाट दे लिव ऑफ। उनके पास वहाँ पे कोई वो स्टील मिल में जॉब नहीं करते वहाँ पे। उनके पास वो छोटा सा पैच होता है जहाँ वो उगाते हैं, वो गाय का दूध होता है, कुछ चीज़ें वो ट्रेड करते हैं, देर देर सोल ट्रेड। मैं वहाँ पर रहा हूँ, मुझे पता है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजरती है। सो जानवरों को तो बचाने की बात आप छोड़ दें, वो तो कुछ नहीं बच रहा, इंसान नहीं बच रहा, जानवर नहीं बच रहा है, क्योंकि रेस्क्यू टीमें नहीं है। और अली भाई, अमवात का जहाँ तक जिक्र है ना, ये अमवात का जिक्र इस तरह से करना चाहिए। नईम भाई ने बड़ी बहुत अच्छी मेरी मुंह की बात छीन ली उन्होंने। अमवात का मामला जो है वो तो नंबर तो कभी आएगा नहीं, ना कभी होता है, क्योंकि उनको नंबर पता ही नहीं होते, क्योंकि उनको नंबर पता करने का तरीका ही नहीं है। जो बह गया वो बह गया, बस वो हो गया। इसमें मसला ये है कि अभी अमवात बढ़ेंगी इसमें, जो आपका नंबर्स हैं वो नंबर मल्टीप्लाई, एक ये इसकी मैं बात नहीं कर रहा, इंसिडेंट नंबर्स की बात नहीं कर रहा। जो इंसिडेंट नंबर है वो तो आएगा सामने, वो एक डरावना नंबर होगा, इज गोना बी स्केरी नंबर। जब ये आएगा उसके बाद, चूंकि वो डंगर बह गए, वो फसलें बह गई, वो फसलें तो नहीं, वो छोटे छोटे पैचेस होते हैं, वो अपने वेजिटेबल गार्डन जिसको कहते हैं, वो मुर्गियां होती हैं कुछ, इससे वो जिंदगी गुजरती है उनकी रोजमर्रा की। अब वो नहीं है आपके पास। अब जो अमवात हैं वो फाकों से होंगी, ये फाकों की अमवात हैं, खुली छत तले, हार्श वेदर, कुछ नहीं है, कोई रेस्क्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं, कौन इमदाद है वहाँ, कौन सा इंश्योरेंस है उनके पास कि दोबारा रीबिल्ड हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो ये एक पता नहीं अली भाई, क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए। मैं तो डरता हूँ ज़बान खोलते हुए, बाज़ दफ़ा मौजूद मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए। लेकिन जब देखते हैं ना अली भाई इन हालात को, तो बड़ा बहुत अफसोस, दिल मेरा बहुत गमगीन हो जाता है। देखिए,
टेक्निकल बात बताता हूँ आपको। ग्लेशियर, ये ग्लोबल वार्मिंग का मामला पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरह, यानी बहुत अच्छी तरह डिस्कस होता है चंद हलकों में। आपको पता है कि ये इट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। इसकी वजह ये है कि ग्लेशियर पिघलते हैं। ये हो क्या रहा है, पूरी कहानी क्लाउड बर्स्ट को ना रोएं आप। देयर इज नथिंग, आई मीन रेन कैन बी प्रिवेंटेड, क्लाउड बर्स्ट कैन बी प्रिवेंटेड। रेन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड आफ्टर क्लाउड बर्स्ट, क्योंकि वो जो पहाड़ों से जो चीज़ें, पहाड़ पे जब पानी आता है ना, जब पहाड़ों पे गिरता है, मसला ये होता है कि वो एज अ फ्लड की तरह वो नीचे पहाड़ से पानी गिरता है। वो पानी गिर के मिलता कहाँ है, वो दरिया के अंदर आके मिलता है। वो साथ साथ जो लैंडस्लाइड होती है, जो पत्थर और जो लकड़ी है, वो साथ में ले आता है दरिया के अंदर, ठीक है। वो एक मेथड हो गया आपका। लेकिन कीप इन माइंड, जो आपका मेन पानी सोर्स है वो ग्लेशियर है। वो ग्लेशियर अभी से नहीं, मैंने आपको, आप वो वीडियो लगा दिएगा, ये 3 साल पहले जो है, मैंने जब गया था उस वक्त ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गया था। कच्ची जमीन में मैंने पैर रखा, उसने बोला पैर मत रखना, कच्चा हो गया, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वो बैक 10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं आपको। 3 साल पहले की आप वीडियो देख लें, वो ग्लेशियर बर्फ बह रहा है। अब वो तोदे जो बर्फ के बहते हैं, वो आप सोचिए 50-50 किलो के जो बर्फ है, वो जाके जब गुजरती है तो वो तोप के गोलों से भी ज्यादा खतरनाक होती है। उसके बाद जब वो पानी होता है, उसमें वो रेला जिसको कहते हैं, वो रेले के अंदर वो तो दरख्त होते हैं जो बाहर से नीचे आए हुए, ऊपर से नीचे गिरे हुए, दरख्त के पूरे पूरे तने होते हैं। कैन यू इमेजिन कि एक दरख्त का तना 100-200 मील की रफ्तार से बह रहा हो, वो जिस चीज को लगेगा वो क्या करेगा। वो जो घर डैमेज हुए वो सारे इस वजह से हुए ना, कि वो चीजें, पत्थर और घर जो है वो डाट, अब सिर्फ पानी ही नहीं है, वो इस घर डू विद जो रॉकेट, कुदरती रॉकेट जो लग रहे हैं उस पर, वो भी है। क्या हुकूमत को नहीं पता था कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं? ये मुझे पता है जब पिघल रहे हैं, और वो वीडियो बनी हुई है 2000 यूट्यूब के ऊपर। उनको पता है ग्लेशियर पिघल रहा है। आपका दरिया का पार्ट चौड़ा होना हो शुरू हो गया है। आई मीन दैट हैव बीन डन। कैन दे नॉट यूज अ प्रोटेक्टिव मेजर? बिल्कुल, दे कुड हैव, दे डोंट वांट टू। फिर वो फंड का रोना, और ये हुकूमत का रोना, और फिर सियासी रोना, और ये सारी चीज़ों में हम इन्हीं चीज़ में लगे रहते हैं। वी डोंट केयर अबाउट कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, क्या हो रहा है। इंसानी जान की कोई वक़्त तो, हैसियत तो है ही नहीं। यानी इंसानी जान सबसे सस्ती चीज़ है हमारे यहाँ, और ये आज के हालात हैं। कामरान भी, लेकिन जब अमेरिका की बात करते हैं, इसको 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं। वहाँ पर फ्लड आने से पहले क्या इंतजामात किए जाते हैं, जब फ्लड आ जाता है तब क्या होता है, और फ्लड आने के बाद किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है, और बाद में ज़िंदगी को बहाल कैसे किया जाता है अमेरिका के अंदर। ये 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले से कि वाटर लेवल गोना राइज, वाटर लेवल गोना राइज, वाटर लेवल गोना राइज, गोना रेन इज गोना रेन इज गोना रेन, फ्लड राइज वो हो जाता है। कुछ चीज़ें उनको वो करार देते हैं, उसको इवैक्यूएशन जोन कहा था, उसको एविक्ट कर देते हैं। वो इवैक्यूएशन जोन के लिए फिर वो क्या होता है कि इवैक्यूएशन जोन जब करार देते हैं तो मैंडेटोरी इवैक्यूएशन होती है। शेरिफ घर घर जाता है, घर घर। ये तो वहाँ के लोग वैसे ही शरीफ में छोड़ देते हैं, चलो यहाँ मामला ख़राब है। वो घर घर जाके ना देखता है कोई है तो नहीं, अगर आप नहीं होते हैं, वो कर्फ्यू होता है वहाँ पे, अरेस्ट कर लेते हैं आपको कि भाई अब तुम, यानी आपकी जान बचाने के लिए आप ही को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर उसको, अब वैकेशन से नहीं होता कि चलो जाओ जहाँ दिल चाहे चले जाओ, मोटल 6 में रह जाना, नहीं। वो मराकज़ बनाए जाते हैं, जो स्कूल्स होते हैं वहाँ, जो सेफ जोन में जो स्कूल्स होते हैं और जो सेंटर्स होते हैं ऐसे, यानी तालीमी मराकज़ या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, उनको खाली करा के उसमें मंजी बिस्तरा लगा देते हैं। वो वहाँ पे खाने पीने का इंतजाम होता है, सारी चीज़ें होती हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होता जोन, वहाँ पे उनको रहने की इजाज़त होती है, उनको रहने को फैसिलिटेट किया था बड़े अच्छे तरीके से। ये तो खैर अब मैं पाकिस्तान के लेके हूँ तो क्या कहूँ। तो ये है स्टेज 1। स्टेज 1 में एक और चीज़ ये शामिल होती है कि जो आसपास के जो स्टेट्स हैं, जैसे अगर फ्लोरिडा में है तो अलाबामा या जॉर्जिया जो है, वो ऐसी रियासतें हैं जहाँ से वो उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला लिया जाता है, पहले आ जाते हैं। ये नहीं कि वो बारिश होगी तो होगा, 1 वीक पहले उनकी जो टीमें हैं, वो रेस्क्यू वाली भी, वो सारी वहाँ मदद के लिए ऑलरेडी पहुंची हुई होती हैं। क्योंकि एक दफ़ा हो गया तो फिर आपने बहुत पहले आपको प्रिवेंट, तो वो टीमें इन प्लेस होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल रिपेयर लाइन्स वाले हों, चाहे वो आपके जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू वाले, जो भी जितने भी हैं, वो पहले वहां पर आके स्टेशन हो जाते हैं। और वो 24 आवर ड्यूटी होती है उनकी। वो नहीं सेंटर पे सो रहे होते हैं, अलार्म बजता है, भागना होता है उनको। ये नहीं है वो डाउन टाइम नहीं होता। उसमें फायर ब्रिगेड का अमला भी होता है, और उसके अलावा भी कोस्ट गार्ड, जहाँ पे जरूरत होती है वो कोस्ट गार्ड वाले भी होते हैं। उनके पास बोट्स अच्छी होती हैं और वो हैंडलिंग ज़्यादा जानते हैं। उन्हीं के हेलीकॉप्टर सबसे खतरनाक होते हैं, तो वो पहले से राइज कर देते हैं वहाँ पे। वो पहले जाके स्टेशन हो जाते हैं वहाँ पे कि जैसे ही कोई मामला हुआ वी गो आउट। जैसे ही शुरू हुआ फ्लड, दे हैव टू बी आउट देयर टू मेक श्योर कि कुछ हो तो नहीं रहा। ये नहीं हो कि पहले सलाब आ गया, आप सोच रहे हैं किसको भेजना है, कौन जाएगा, ना ना, ये नहीं होता। अच्छा, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट, फीमा एक इदारा है, FEMA के नाम से, वो उनकी टीम होती है।
वो असेस कर लेती हैं ऑलरेडी कि ये इस एरिया में इतना डिस्ट्रक्शन है, ये कुछ हो रहा है, तो हमें इतना रीबिल्ड करना है। वो रीबिल्ड भी पहले से एस्टिमेट करके फंड इश्यू हो चुका होता है वहां पर, ताकि जैसे ही मामला खत्म हो, ये बेघर लोगों के लिए जो है वो अपने घर और जो इनकी जरूरियात जिंदगी हैं वो उनको फराम की जाए। अच्छा, प्राइवेट इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा मैं, आप एक वहां पे प्राइवेट इंश्योरेंस भी होता है जो कि मैंडेटोरी है, लेकिन ये क्योंकि ये जो है वो कुदरती आफात है, नागानी नहीं है, कुदरती आफात है। तो कुदरती आफात में ये कहते हैं कि कुदरती आफात में जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस कवर करे, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट या हुकूमत का काम है उनको इमदाद फराहम करना। तो हालांकि इंश्योरेंस कर सकती है और इंश्योरेंस करती है, अगर आप क्लेम करें। बहुत से लोग हैं जो नहीं करते, अगर बहुत फैंसी कोई है बोलते हैं मैं अपने इंश्योरेंस को क्लेम कर दूंगा, वो डेटेबल दे के वो बना लेते हैं। तो अली भाई, ये सारे मामलात एक सिविलाइज दुनिया और सिविलाइज मुल्कों में ये होता है काम ये। और उनकी जो बोट्स हैं रेस्क्यू, वो स्टैंड बाय पे होती हैं, हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय, जैसे ही पहला कतरा गिरता है दे आर अप इन एयर, उनकी बोट्स ऑलरेडी साइड पे लगी हुई होती हैं, दे आर रेडी टू गो। यहां क्या हो रहा है बताते, मुझे शर्म आती है क्या हो रहा है वहां पे, और मुझे देखते हुए शर्म आ रही है कि क्या हो रहा है वहां पे। आदमी, मैं जो वीडियो देख रहा हूं, चीखो पुकार जो अल्लाह से वो गिड़गड़ा के कह रहा है, वो अल्लाह से तो कह रहा है, वो ठीक है, लेकिन ये बद्दुआएं इन हुक्मरानों को ये नहीं है कि इनके ऊपर भी ये बद्दुआएं लगेंगी, ये जो चीजें बर्बादियां होंगी। एक घर के 21 अफराद, एक घर के 14 अफराद, एक घर के फलाना अफराद, काउंट मेजर कोई नहीं है। अल अमान अल हफीज अली भाई, अल अमान अल हफीज, इसके अलावा कोई और लफ्ज नहीं है। लेकिन अली भाई, ये हम जो बात करेंगे सिविलाइज मुल्कों की कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या हो सकता है, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी कुड हैव डन। हम बहुत गरीब मुल्क हैं, ठीक है, हमारे यहाँ बहुत अफरा तफरियाँ, बहुत मुश्किलात हैं, ठीक है। व्हाट वी कुड हैव डन अली भाई, दैट वी कुड हैव प्रिवेंटेड, कम से कम जो आपके डेंजर जोन है, या जिसको मैंने बताया कि वो फॉल्ट लाइन जो है, वहां से आप कम से कम लोगों को प्रीमेच्योरली वहां से मूव कर देते, उनको मूव कर देते, टेल हिम टू इवैक्यूएट देयर, मैंडेटरी इवैक्यूएशन का आप कर, नहीं मानते तो बाय हुक करें बाय कुक करें, यू हैव टू टेक इट आउट। क्योंकि रियासत जो होती है वो माँ की तरह होती है, दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड इज, रियासत आपकी माँ की तरह होती है। अगर बच्चा नहीं मान रहा तो माँ का काम होता है उस बच्चे को समझा के जोर से जबरदस्ती से किसी की तरह, ये रियासत माँ का काम अंजाम देती है। सेकेंड थिंग अली भाई, प्राइवेट डोनर्स, प्राइवेट एंटिटी हमारे यहाँ मौजूद है, ऐसा नहीं है, नहीं है, मुल्क ज्यादातर प्राइवेट इमदाद पे ही चलता है और यही वजह है कि ये मुल्क अब तक चल रहा है। तो वो प्राइवेट जो लोग हैं, अगर आप उनसे पहले अब वो मरने के बाद लाशों को दफनाने के लिए नहीं, बल्कि वो प्राइवेट इदारे जो थे, आप उनके पास अगर पहले से एक ऑर्गेनाइज तरीके से कमेटी बना के उनसे कहते हैं कि भाई हम तो गरीब फकीर हैं, आप ये इतना बाद में करेंगे ना, लेट्स पुट दिस आउट टुगेदर, हम पहले से लंगन का इंतजाम कर लें, पहले से कहा, ताकि भूख से लोग ना मरे, जो पानी से मर गए, जो बिजली से मर गए, जो इससे मर गए, जो उससे मर गए, अब कम से कम भूख से ना मरे। आप पहले से, देयर इज नो सच थिंग, कुछ नहीं पता कि क्या अफरा तफरी का आलम है, ऐसा लगता है कि कोई रियासत है ही नहीं, दे आर लाइक अ केओस सिचुएशन है कि बस कोई सूर फूंक दिया गया और कयामत आ गई है और कोई बचाने वाला नहीं है। नईम साहब, आपके पास कंप्लीट डेटा है पिछले 75 सालों का, उसके अंदर कब कब पाकिस्तान के अंदर सैलाब है और उसने कितना नुकसान किया? बट सब इससे पहले कि मैं आपको ये तफसीलात फराहम करूँ ना अपने नाजरीन के लिए, आप ये देखें कि जो इंसानी अलमिये हैं वहाँ मुतासरा मुकामात पे, जो इंसानी अलमिये हैं, मसलन एक इशारा किया इन्होंने, कामरान भाई ने, कामरान अफरीदी साहब ये कहते हैं कि मेजरमेंट्स नहीं थे, बट सब इस सैलाबी मामला इस साल का, पिछला छोड़ दें, इस साल के सैलाबी मुतासरीन जो है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह दरिया के गिरदोनवा में तजावुजात हैं। किस तर्ज की हैं? पुख्ता। उसको ख़त्म करना सबसे पहला सवाल, किसकी जिम्मेदारी? हुकूमत की। पहले होता था ढाबे बन गए, ठेले लग गए, आरजी खैमे सज गए, दुकानें सज गई, यही था ना। अब वहाँ 4 स्टार 3 स्टार होटल्स हैं, और देखा है जब सैलाब आया तो वो किस तरह बही हैं। दे आर प्राउड ऑफ इट कि हम दरिया किनारे रिहाइश फराहम करते हैं। किनारे आपके ये बस्तियाँ बसी हैं, किनारे आपके ये बस्तियाँ जो न बच सकेंगी कटाव से। जब दरिया के गिरदोनवा में आप तजावुजात कायम करेंगे तो क्या ये खदशा मौजूद नहीं है कि बह जाएंगे सारे? दूसरा अलमिया जो पेश आया परसों रात और कल के दिन में, क्या हुआ? इस बड़ी तादाद में लोग जाँ बहक हुए, और मैं समझता हूं ये कत्ल खता है। ये जाँ बहक नहीं हुए, पानी में नहीं बह गए, डूब नहीं गए,
दो तरह का कत्ल होता है ना कवानीन के तहत, एक है कत्ल अम्द, एक है कत्ल खता। ये कत्ल खता है। कैसे? जब लोगों की लाशें लाके घरों में, क़यामत का मंजर था, रखी गई, तो अंजुमन ताजरान के जो सवात का सदर है, उसने छुट्टी थी 3 मुख्तलिफ तातीलात मुख्तलिफ तर्ज की, उसने ये अपील की ताजरों से कि अपनी दुकानें खोलें और लोगों को कफन फराहम करें, कफन दें। आप ये अलमिया देखें इंसानी। दुकानों के बाहर रश लग गया। मुकामी दुकानें खुलने के बाद, पानी वहां भी था, कुछ दुकानें जो थोड़े से बेहतर मुकाम पे थी, सेफ पाथ जो होता है, उनके यहां कफन कम पड़ गए। पूरे सूबे में लोग जो हमदर्द थे वो बेयारो मददगार कफन की तलाश में फिरते रहे। नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मयसर नहीं थे खुतबा उलमा इमाम साहिबान। जब ये इत्तला पहुंची कि घर खाली कर दो, उससे पहले सब बह चुके थे। एक पेशे इमाम ने मुझे मस्जिद के बताया, वो कहता है कि मेरी मस्जिद पहाड़ पे है। मुझे जब इत्तला आई, मैं ऐलान करने गया, तो वहां से मेरा भतीजा आया कि चाचू सब तो बह गए हैं, आप क्या ऐलान कर रहे हो? आप बेसरो सामानी देखें, लाचारगी, बेबसी देखें। कफन आपको मैसर नहीं, लाइफ जैकेट्स आपके पास नहीं, तैराक आपके पास नहीं, रस्सी आपके पास नहीं। रस्सी सबसे कितनी महंगी है रस्सी, मुझे बताएं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं। 8 अक्टूबर 2005 के जल्जले में 50 से ज्यादा ट्रक रस्सियों के आए थे। रेस्क्यू में रस्सी का बड़ा जमात दावा के लोग, उन लोगों ने पहाड़ पर से लोगों को नीचे उतारना है, तब रस्सी इस्तेमाल हो रही है, नीचे से सामान लाद के अपनी पुश्त पे। अब एक अजीब बात, कामरान भाई, अमेरिकन इमदादी टीमें जो आई थी, उनका लॉजिस्टिक्स सामान, इमदादी सामान मुतासरीन के लिए जमातु दावा के कारकुनों ने, रजाकारों ने अपनी पुश्त पे लादा। अमरीकी सामान अपनी पुश्त पे लादा। अमेरिका के मुखालिफ है ना, पुश्त पे लादा और रस्सियों के जरिए वो पहाड़ पे गए। आंखों देखे वाकयात हैं। जो लोग गहरे पानी में फंस गए, उन्हें बोट से निकाला जा सकता है। और ये कश्ती इतनी आसान है, इतनी सस्ती है, वो आपको हजारों की तादाद में इमदाद में आई थी। गई किधर आज तक नहीं पता किसी को। इनके घरों में चल रही होंगी, पता नहीं मुझे कहाँ चल रही। अब आप ये बताएं, मुझे एक शख्स ने ये बताया, पीडीएमए के एक बड़े अफसर ने, कल उसने कहा जी कि कई कश्तियां ऐसी हैं, कई सामान ऐसे हैं, लॉजिस्टिक्स, जो अभी तक खोले भी नहीं गए। कितने साल गुजर गए? 16 साल, 16.5 साल। 16 साल से ज्यादा अरसे से आपने उनके रैपिंग भी खोली नहीं। तो खोलेंगे कब? ये अलमिया बता रहा हूं आपको। अब आप ये बताएं कि 1.5 साल बाद एक स्कूल मुनद्दिम हो गया गरीब इबोला को, उस खातून का हाथ बाहर दिखाई दिया। 1.5 साल बाद, पूरे वसूख से बात कह रहा हूं, जल्जले के 1.5 साल बाद एक छत नीचे आ गई, जमीन बोस हो गई, उसमें से एक खातून का हाथ था। मौजूदा था, जिंदा सलामत निकल आई। आप मुझे बताएं कि रेस्क्यू क्या हुआ था उस वक्त भी? अगर 1.5 साल खातून नीचे रहती है मलबे तले और वो जिंदा रहती है, कुदरती, ये तो मौजूदा है ना, कुदरती तौर पे, तो आपने क्या किया था? यही हाल इसका मैं देख रहा हूं। अब आपने कहा जी कि क्या हुआ? सबसे बड़ा जो सैलाब आया ना पाकिस्तान बनने के क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद 1950 में आया, जिसमें पंजाब ज़्यादा मुतासिर हुआ। तकरीबन 2950 यानी 3000 के करीब लोग डूब गए उसमें, सैलाब में। मुल्तान, जंग, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, जनूबी पंजाब के इलाके, और खैबर पख्तूनख्वा के 2-3 अजला उस वक्त पुराने दौर में, ये 1950 में मुतासिर हुए थे। अब उसके बाद से 3000 अमवात इसमें हुई, हज़ारों गाँव, खड़ी फसलें, ज़राअत सब तबाह हो गई। उसके बाद 1973 में आया, वो सिंध में था, दादू, शिकारपुर, लाड़काना, सक्कर। फिर 76 में आया। 76 में खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब तीनों मुतासिर हुए। कुछ गिलगित का इलाका भी था उस वक्त। ये 76 में हुआ। उसके बाद फिर इसमें तकरीबन जो है ना 10,000 देहात बट साहब। कामरान भाई आप अंदाज़ा लगाएं, 1976 में 10,000 देहात
बिल्कुल फसलें भी तबाह, इंसान भी तबाह, जानवर भी ख़त्म हो गए। फिर 1992 का सैलाब था, वो सरगोदा, गुजरात, झंग, सियालकोट, मुल्तान, जनूबी पंजाब, साहिवाल, खानेवाल, ये सारे मुतासर हुए। और इसमें जो अमवात है ना वो कोई 1100-1200 हुई, लाखों अफराद बेघर हुए। फिर उसके बाद बट साहब ये सैलाब आता है 2010 में। ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का दूसरा बड़ा सैलाब, 1950 में पहला और 2010 में ये दूसरा सैलाब आया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जो हैं उनमें सवात, नौशेरा, चारसद्दा, दीर, मालाकंड डिवीज़न ये मुतासर हुए। पंजाब के मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, डीजी खान मुतासर हुए। फिर बलूचिस्तान के जाफराबाद, नसीराबाद, झलमक्सी, ये सारे इलाकों में तबाही फैल गई बहुत खौफनाक अंदाज से। और ये तकरीबन 1860 अफराद, 2000 के करीब, वो 3000 था, ये 2000 के करीब, ये तकरीबन 2000 अफराद जो है ना वो इस सैलाबी रेलों में बह गए। और मुतासरीन की तादाद, खड़ी फसलों की, ज़राअत की, ये अलहदा है। 2011 में फिर सैलाब आता है और सिंध में ज़्यादा था, बदीन, ठट्टा, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, सांगड़, ये खैरपुर, ये सारे इलाके जो है ना ये आए। खैबर के कुछ इलाकों में जो है ना वो इसमें 400-500 अमवात थी। अब 2014 में फिर आया, पंजाब में जेलम, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, जंग, चिन्योट, रवा, फैसलाबाद तक ये मुतासर हुए। और इसमें कुछ तकरीबन 300 अफराद जो है ना इस 2014 में गए। फिर 2022 में जो है ना सिंध में ज़्यादा, 2022 में ये कोरोना के फौरी बाद जो सैलाब था सिंध का, उसमें शहदाद कोट, लाड़काना, बदीन, ठट्टा, इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर हुई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी बड़े अरसे से, सारी उम्र से। जो लाड़काना, गढ़ी खुदा बख्श, पीपल्स पार्टी का गढ़ है जो, वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। सिर्फ ये जो 4 इजला थे लाड़काना के साथ साथ, उनमें तकरीबन कोई 1700 से 1800 अफराद बह गए सिर्फ 3 इजला में। और उनमें जो 4,30,00,000 अफराद मुतासर हुए, ये एक अजीब सैलाब था। 20 लाख से ज़ायद मकानात तबाह हुए, 20 लाख से ज़ायद, पूरे सिंध की बात है। लेकिन 3 इजला बहुत मुतासर हुए जिनमें पीपल्स पार्टी का जो गढ़, लाड़काना का पीपल्स पार्टी गढ़, ये लाड़काना एक मिसाल तमसील के तौर पर पेश किया जाता है, वो भी मुतासर हुआ। और ज़राअत और माशी तबाही जो है ना उसके असरात आज तक मौजूद हैं। ये 2022 का सैलाब था। अच्छा, 75 साल पहले देखें, तब कोई सिस्टम नहीं था, पाकिस्तान नया नया बना था, तब समझ आता है नुकसान हुआ। 75 साल बाद भी आज 2025 में सिस्टम का फेलियर है। हम माजी से कोई सबक नहीं सीखते, डेटा सारा मौजूद है। बट साहब 100 मिलीमीटर बारिश जो है ना, 10 सेंटीमीटर कहते हैं महकमा मौसमियात वाले, 100 मिलीमीटर बारिश को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और क्लाउड बर्स्ट जो है ना वो 100 मिलीमीटर से बढ़ जाए, इट इज एक्सटीडेड विद द 100 मिलीमीटर, तब ये तबाही होती है। हम 10 मिलीलीटर बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 1996 में लाहौर डूब गया, आपने देखा, लाहौर देखा ना आपने, क्या हाल था। पूरा लाहौर शहर मेट्रोपॉलिटन है, जहां गवर्नर, वजीर आला से लेके सदर भी रहे, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर 6 बार बढ़ चुके हैं यहाँ के। तो क्या किया हमने? आप देखें, अगर इंसानी जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते, जो गवर्नमेंट का बेसिक मकसद है, बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनमें तहफ़्फ़ुज़, अमन आमा, तहफ़्फ़ुज़ आमा। आप कोई शख्स दरिया में कूद जाए, रावी ब्रिज है लाहौर का, 2 हैं, एक पुराना एक नया, दोनों ब्रिज पे कोई शख्स छलांग लगा के कूद जाए, दरिया में खुदकुशी कर ले, तो कभी कोई गार्ड आया, किसी ने रोका उसको? कभी नहीं। किसी ने डूबते को सहारा दिया? कहते डूबते को तिनके का सहारा। आप यकीन करें, कामरान भाई ने कहा ना, दरख्त बह के आते हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं, बाज़ औक़ात वो इंसानी जान बचा लेते हैं। तिनके का सहारा है ना, हल्का सा हाथ पड़ जाए कहीं, ओए हमने तो बैरियर नहीं खड़ा किया। अब मैं आपको एक और मिसाल दूं, बरसत नहर में हमारे डूब जाना, लाहौर की एक ही नहर है बड़ी, उसमें लाश तलाश करने के लिए साइफन नहीं है। BRB नहर में 2 बच्चे और 2 बच्चियों को ज़िबा करके
उनके खानदान वालों ने गैरत के नाम पे ज़िबा करके 100 टुकड़े करके फेंक दिया बीआरबी में। 1 माह तक लोग तलाश करते रहे, लाश नहीं मिली। क्यों? यह इंसानी अलमिया है कि हमने कोई तरीका वजह नहीं किया जिसके तहत किसी शख्स की जान बचाई जा सकती हो, या वो जान से चला जाए तो उसकी लाश किसी तरह रिकवर की जा सकती हो। एक बात। दूसरी बात, आप मुझे ये बताएं कि 500 अफराद की जानें चली गई, कफन मैसर नहीं है, अब भी वो खुले आसमान तले हैं, और खुदा ना करे खाकम बदहान अगर हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद भी इस तरह की सूरत हाल होगी जिसे हंगामी कुदरती कहा, और सही कह रहे हैं, वो नागानी नहीं है, कहानी है। बिल्कुल सही जुमला है कामरान भाई का कि ये जो आफत आई कुदरती, हम इससे सबक नहीं सीखेंगे और फिर हम एक नए हादसे का इंतजार कर रहे होते हैं। मैंने कहा ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, ये बरसों परवरिश करते रहते हैं हम। भाई हम रेपिटेडली जो वाकयात होते हैं उन्हें क्यों नहीं रोकते? आप ये बताएं कि वजीर आला ने उजलत में खैबर पख्तूनख्वा के, कामरान भाई ने बड़े अच्छे तज्जिया किया इस बात का कि जो 2 हेलीकॉप्टर भेजे थे वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं थे, अमला अनट्रेंड था। जो अंदर बैठे थे वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिस शख्स को तहफ़्फ़ुज़ की अवाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो खुद गैर महफूज है, अपनी नाअहली की वजह से, सिफारिश की वजह से। अब खैबर पख्तूनख्वा में सियासत से फरागत होगी तो हम पब्लिक का ख्याल करेंगे। बट सब बड़े अफसोस से बात कह रहा हूं, बड़े अफसोस से कामरान भाई, 40 अरब रुपए का कोहिस्तान स्कैंडल, ये भी कुछ टाइम अभी चंद माह में, मैं 3-4 माह, 40 अरब का कोहिस्तान स्कैंडल, 30 अरब का हेल्थ स्कैंडल इस गवर्नमेंट में और इससे पिछली गवर्नमेंट। एक इश्तिहारबाज कंपनी, एडवर्टाइजिंग कंपनी, उसको ठेका दिया सेहत का इंसाफ, तालीम का इंसाफ। उसने पब्लिसिटी की 50 करोड़ रुपए की, और जब उनसे पूछा गया कि यार ये 50 करोड़ की पब्लिसिटी आपने पोस्टर, बैनर, पंफलेट, लीफलेट कहां लगाए? उन्होंने कहा सब लगाए थे, आंधी आ गई उड़ गए। कामरान भाई सोचें जरा, उन्होंने कहा आंधी आई थी, उसका मौकफ ये नैब में पेश किया उसने। उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी आलमगीर शोहरत की हामिल है, कराची की, कामरान भाई आपके इलाके की है। उससे पूछा कि तालीम का इंसाफ, सेहत का इंसाफ, उसकी पब्लिसिटी का अरबों रुपया कहां गया, करोड़ों रुपया कहां गया? उसने कहा वो तो लगाए थे हमने, आंधी आ गई थी। मैंने कहा तारीख बताएं, किस तारीख को आंधी आई, भी चेक कर लेंगे। ये कौन सी कोई साइंस है ऐसी, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं। आज तक वो तारीख आ रही है। मैंने नैब के अफसर से कहा जिसने मैं ब्रीफिंग दी, मैंने कहा नैब साहब मुझे आप ये बता दें कि ये किस तारीख को आंधी आई थी जो उड़ गया सारा कुछ। उसने कहा असल बात तो ये है 100-200 पोस्टर, पम्फलेट, लीफलेट, होर्डिंग्स ये लगाए गए थे, 100-200। तो मैंने कहा उसकी मालियत कितनी बनती है? वो स्कैंडल दब गया पिछली दौर हुकूमत में। अब 40 अरब का आ गया कोहिस्तान, 30 अरब का आ गया ये। अब तीसरा दौर है पीटीआई का, सियासत से हट के बात करो, इंतजामी बात। उसमें बीआरटी नहीं चल रही स्मूथ। मेट्रो बस पंजाब की नकल की, अच्छा किया, लोगों को सफरी सहूलत अच्छी मैसर आई। कई स्टेशन बंद हो गए। एक प्रोजेक्ट था इसी में कि जब ये स्टॉप पे बंदा उतरेगा अपनी साइकिल खड़ी करेगा और साइकिल पे वो बंदा वहां से उतर के 20 रुपए का टिकट लिया, 10 रुपए का लिया, जितने का लिया, और साइकिल बैठ के अपने घर चला जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो 4 बस स्टॉप बनाए गए थे साइकिलें खड़ी करने के लिए, स्टॉप, उनमें से साइकिलें चोरी हो गई। ये बता रहा हूं कि इंतजामी कमजोरी किस हद तक है। लोगों ने साइकिलें लानी छोड़ दी, वो वॉक करके आते थे। फीडर रूट होता है कि जो मेन स्टेशन से मिलाएगा सड़क, वो सारी की सारी सड़कें बंद हो गई। अमला भाग गया बस का। ये सूरत हाल आई कि बस के फंड्स निकाल के, मेट्रो बस के 4 मुख्तलिफ मद्दात में दिए गए। उनमें सबसे ज्यादा खर्च पता कहां हुआ? एहतजाजी जलसों पे। जब आप सरकारी फंड्स का, कौमी खजाने का इस्तेमाल एहतजाज के लिए करेंगे तो फिर साने सवात होता रहेगा। और ये साने सवात क्या है? आप अवाम की खून पसीने की कमाई बिल वास्ता या बिला वास्ता
एक मद से निकाल के दूसरे मद में डालते, दूसरे से तीसरे में डालते, तीसरे चौथी में डालते। गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा के, इस बजट में उनके अखराजात चेक कर लें आप, दोनों के, मैं एक नहीं कह रहा। वो वफाक का नुमाइंदा है गवर्नर, सूबा पीटीआई का नुमाइंदा है। इनके बजट्स जो आए उसमें जो प्रूव्ड, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे ना पहली दफा, तो उन्होंने कहा था कि सरकारी तौर पे तवाज़ो सिर्फ चाय बिस्किट से होगी। करोड़ों नहीं, अरबों रुपए के बिस्किट खा लिए गए, अरबों रुपए के। उससे बिस्किट की कई कामरान भाई फैक्ट्रियां लग सकती थी, जितने के बिस्किट खाए गए ना, उससे बिस्किट की फैक्ट्रियां लग सकती थी। महमूद खान का दौर, परवेज खटक का दौर, ये जो अब आए साहब, इनका हाँ निगरान दौर बहुत अच्छा था, निगरान दौर बहुत अच्छा था। उसमें 1 रुपया खर्च नहीं किया उन्होंने। अगर वो वजीर आला निगरान जो है वो रह सकता है चाय बिस्किट करोड़ों का अरबों का खाए बगैर, तो आप क्यों नहीं रह सकते? अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। आप उसका जो फंड है वो अपने अल्ले तल्लों में लगाते हैं। यह है इंतज़ामी कमज़ोरी। इसलिए आप अफवाज पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कुदरती आफात में। कामरान भाई ने कहा जी कि गाड़ियाँ उनके पास हैं, बिल्कुल ठीक है। तैराक मशाक उनके पास हैं, ठीक है। बोट्स उनके पास हैं, ठीक है। रस्सी भी उनके पास है। तो फिर बाकी महकमे बंद करके फिर वो ठीक करते हैं ना। आप एतराज़ क्यों करते हैं कि हर जगह पे फौजी अफसर बिठा दिया जाए? हर जगह पे फौजी अफसर बैठ जाए तो वो चला लेगा खुद ही निज़ाम। आप पब्लिक डिपार्टमेंट्स अगर बंद नहीं करना चाहते तो उनको ठीक करें। आपकी तवज्जो ठीक करने की तरफ है ही नहीं। कामरान भाई, आप ये अलमिया देखें। मुझे पेशावर में 2 अखबारात निकालने का, लॉन्च करने का मौका मिला, उनको चलाने का मौका भी मिला। हम एक खबर छापते थे कामरान भाई, 2 से 4-5 करोड़ रुपए की करप्शन, गबन, मिस एप्रोप्रिएशन, बदइंतजामी, बेकायदगी, समझे बेकायदगी 2-4 करोड़ की, तो तूफान खड़ा हो जाता था, इंक्वायरी लग जाती थी। और अब क्या होता है जब 40 अरब का आता है? किसी ने पूछा नहीं, लोगों ने शर्मिंदगी के बारे अपने मुंह तक नहीं छुपाया, और न्यूज़ भी दब गई। न्यूज़ को पता ही नहीं चला किसी को। मैंने कहा 2-4 करोड़ की करप्शन को बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देती थी वो। और अब क्या है? अब किसी के चेहरे पे कोई एहसास निदामत भी दिखाई नहीं देता। मुझे आप ये बताएं कि अपने वर्किंग आवर्स चेक करें। वज़ीर आला साहब, वज़ीर आला ने अपने इंतज़ामी मामला जो उनको अपने शूबे में होने चाहिए उससे ज़्यादा घंटे इस्लामाबाद में गुजारे। तो भाई जब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अपना शौक पूरा कर लीजिएगा। आपको प्राइम मिनिस्टर बन के इस्लामाबाद में शौक, वफाकी दारुल हुकूमत रहने का शौक है, आप वहाँ पूरा करें। हमें कोई एतराज़ नहीं है आप इमरान खान के साथ जेल में बंद हो जाएं, किसी को क्या एतराज़ है। लेकिन उनको, पब्लिक को उसके बुनियादी हकूक तो दें। और भाई आपके अपने इलाके में डेरा इस्माइल खान में बद इंतजामी के 10 वाकयात 2 माह में सामने आए हैं। 10 वाकयात 2 माह में, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, सारी तफसीलात आप ये देख। अच्छा, फिर एक और बात कि आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। लोग अंधे तो नहीं है, इतना तरक्की कर गया ज़माना, हर चीज़ नेट पे मौजूद है। वो फ़ौरन 1 मिनट में सर्च करते हैं आज के जवान, और फ़ौरन चेक करके बता देते हैं कि ये हक़ाइक़ है, ये झूठ है। कामरान भाई, नईम साहब ने आपके सामने पिछले 75 सालों का डाटा रखा, उसमें उन्होंने बताया कि कब कितना नुकसान हुआ। आपको क्या लगता है इस डाटा को देखते हुए क्या कुछ हम सीखेंगे, और अगले सालों में क्या हम रोक सकेंगे इस तबाही को? अली भाई, मैं तमहीद के तौर पे 2 वाक़यात बयान करता हूँ आपको। दोनों का एक वाक़ये में मैं बैठा हूँ वाशिंगटन डीसी में। ये जो समझने वाला समझ जाए मैं किस तरफ आ रहा हूँ। ये सिर्फ समझदारों के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं। मेरी ड्यूटी लगी हुई थी वाशिंगटन डीसी में। जब भी अमेरिकन ये प्रेसिडेंट की मीटिंग होती है रशियन के, तो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी हाई होता है, हर जगह से बुला लेते हैं सबको। हम रोड पर सब जगह पर ऐसे मेकअप करके फ़कीरों वाला बैठे होते हैं, बस स्टॉपों पे इस तरह से नॉर्मल मॉनिटर कर रहे होते हैं क्या हो रहा है, काम ये कर रहे हैं। तो लंच टाइम हो गया। अब लंच टाइम हुआ, यानी वाइट हाउस में मीटिंग है, लंच टाइम हो गया। ओबामा की पुतिन के साथ मीटिंग चल रही थी, लंच टाइम हो गया। अब वो रेडियो पे आ गया, कान में लगा होता है कि वो लंच ब्रेक होने जा रहा है, तो यू गैस रिलैक्स। तो मतलब ठीक है, रिलैक्स हो जाते हैं। तो थोड़ी देर में वाकया क्या देख रहा हूँ, सीक्रेट सर्विस आ रही है
व्हाइट हाउस से निकल के व्हाइट हाउस के इस तरफ सैंडविच शॉप है, बहुत नॉर्मल सैंडविच है, नहीं तो गरीब गुरबा वाली सैंडविच शॉप होती है, इसको कहते हैं नॉर्मल, कोई बहुत हाई एंड नहीं, पीसी शेरेटन नहीं, नॉर्मल सैंडविच शॉप रोड पे होती है, सबवे टाइप की। ये दोनों, मैंने बोला सिक्योरिटी, ये मैंने एकदम उसको कॉल किया, मैंने कहा सीक्रेट सर्विस बाहर आ रही है, बोलते या लंच टाइम इज देयर। फिर भी मेरी समझ में नहीं आया, मैंने देखा ये ओबामा पुतिन दोनों वॉक करते हुए आ रहे हैं, सर्कल में सीक्रेट सर्विस है, ये गए सैंडविच शॉप के अंदर, दोनों ने अपना अपना सैंडविच लिया, दोनों ने लाइन में लग के, वो भी लाइन में लग के अपना सैंडविच लिया, उसके बाद दोनों ने अपनी जेब से पैसे निकाले, वो वहीं बैठ के जो है वो सैंडविच खाया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वापस चलेगा, मीटिंग स्टार्ट। ये बिस्किटों का जवाब है नईम भाई के लिए। दूसरी बात, एक FBI एनालिस्ट है, जो रीजन का एनालिस्ट है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एनालिस्ट है, मुझसे बात कर रहा था फ़ोन पे, तो वी टॉकिंग अबाउट फ्लड और ये वो नागानी आफात या घानी आफात का जिक्र कर रहे थे, मुझे बोलता है कैमरन आई गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू, मे बी यू हैव द आंसर बिकॉज आई डोंट। मैंने बोला व्हाट्स द क्वेश्चन? मुझे बोलता है ये तो तुम्हें पता है कि मैं डाटा एनालाइज कर रहा था पाकिस्तान का, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कुछ भी लोग मर जाते हैं। मैंने क्या मतलब, व्हाट आर यू सेइंग कि कुछ भी लोग मर जाते हैं? बोलता हाँ, क्या पागल वाली बात कर रहा है? बोलता लुक, तुम्हारे यहाँ सैलाब आता है लोग मरते हैं, तुम्हारे यहाँ बारिश होती है लोग मरते हैं, तुम्हारे यहाँ आंधी होती है लोग मरते हैं, तुम्हारे यहाँ सर्दी आती है सर्दी से लोग मरते हैं, गर्मी में भी लोग मर जाते हैं, खिजा आए तब भी मारते हैं, बाहर आए तब भी मरते हैं। ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ कुछ भी हो डेथ काउंट तुम्हारा बढ़ जाता है। किस किस हालात में तुम्हारे लोग रहते हैं? मैंने कहा आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, कोई जवाब ही नहीं बनता इसका। अली भाई, जो 75 साल के जो हालात नईम भाई ने रखे हैं, और जो देखिए माजी से सबक सीखने की बात करते हैं, माजी से सबक, माजी से सबक, माजी। मैं आपको एक डाटा देता हूँ, मैं भी आपकी नज़र करता हूँ, नईम भाई की नज़र करता हूँ, डाटा ज़रा इस पर नज़र डालिएगा, ये डाटा मैंने खुद सुबह से पढ़ रहा हूँ मैं इसको। हर जितने भी आप कहते हैं आफात आती हैं, जब अगर आप सिर्फ छोड़ दें सब जगह, KPK का फ्लड ले लें आप, या चाहे वो 2 साल पहले का, चाहे वो 3 साल पहले का, चाहे वो 5 साल पहले का, 7 साल पहले का, आप डेथ टोल देखिए, कम हुआ या बढ़ा? ये अनऑफिशियल डेथ टोल की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल तो कोई पता ही नहीं है किसी को। जरा देखिए डाटा को, कहाँ पहुंचे हैं, इंक्रीज। ये ग्राफ अगर आप देखेंगे इट्स अवेलेबल, दिस गोइंग लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, गोइंग लाइक दिस, इस तरह जाता है ग्राफ। प्रिटेंटिव या प्रोटेक्टिव मेजर्स से आपका डाटा कम होता है, लेकिन हम सबक तो बहुत दूर की बात, हम 2 हाथ आगे बढ़ जाते हैं बगैरती में। अली भाई, EPA देखें, दुनिया में ये सारे दुनिया में ये मसला चल रहा है, नॉर्थ पोल इज नॉर्थ पूल ना, हमें नॉर्थ पोल नहीं है, वो नॉर्थ पूल है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं सब, पाकिस्तान में भी हो रहा है। हमारे यहाँ चूंकि वो इक्वेटर ज़्यादा करीब है, तो हमारे यहाँ हीट वेव ज़्यादा आ रही हैं, वहाँ कम आ रही हैं, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ आवर्स, राइट? जोग्राफियाई जिसको हदूद कहते हैं हमारी, बड़ी अजीब गरीब है। अब ये लाहौर में बन गई, EPA फोर्स बना दी, मैं टीवी पे वाकया देख रहा हूँ, बेगम साथ में, मैं पाकिस्तान में हूँ उस वक्त जब इसकी परेड हो रही है, मैं बड़ा सीरियसली देख रहा हूँ, वाह वाह माशाल्लाह कर रहा हूँ मैं, यार देखो गाड़ियां भी आ रही हैं, हटो बचो ट्रक, ये बड़े बड़े, ओ मोटरसाइकिलें, वो लड़कियां, वो पीले जैकेट पहने हुए, वो सलूट मार रहा है, मेरी बेगम हंस रही है, मैं तो देख रहा हूँ, हंस क्यों रही है? मुझे वो अच्छे ही जानती है डेमोग्राफिक, और ये नहीं ज़्यादा बहुत रिसर्चर्स की हीट वेव और इन चीज़ों को बहुत पढ़ती है। मुझे बोलती है कि ये तुमने EPA फोर्स दी है कहाँ के लिए है, डू यू नो? मैंने बोला लाहौर। बोलती है एस्टिमेटेड क्या होगा? मैंने मुझसे पूछ रही है, एस्टिमेट देख के पूछ रही है, एस्टिमेट क्या होगा? मैंने यू नो आई कैंट से। बोलती है आई विल गिव यू एन एस्टिमेट। बोलती है इट्स गोना बी नो लेस देन $100 मिलियन, नो लेस देन $100 मिलियन का बजट होगा इसका, बिकॉज मैन पावर और इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, ये आपने सब बाहर से मंगाए हैं, आप प्रोडक्शन नहीं है उनके पास लोकल, जिस मुल्कों ने दी है वो सिर्फ आपको पता है वो डायमंड और डॉलर नहीं होता, और उसमें काबे भी होते हैं बहुत। कहती है कि आप लाहौर में अगर आप EPA फोर्स बना के, हाउ कैन यू कंट्रोल द एनवायरनमेंट ऑफ लाहौर? जब 10 मील बाहर निकलो तो कचरा जला रहे होते हैं, हर गांव है ना पंजाब में, ज़राअत होती है, गांव होता है, हर चीज़ जलती है वहाँ। बोलती है कोई ऐसी अम्ब्रेला है इनके पास कि ये खोल देंगे अम्ब्रेला और ये जो एनवायरनमेंट आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा? एनवायरनमेंट इज अबाउट एयर ना, जब वो धुआं, जब वो जलेगा, टनों कचरा या टनों खेत या टनों फसलें या वो जो फजला होता है या जो चीज़ें जब जलती हैं, वेयर द स्मोक कहाँ आता है उसका? लाहौर में। ये है आपकी बात का मुख्तसर जवाब। थोड़ी सी एक और अर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे टोटका लगा देता हूँ यहाँ पे। इसको प्रिवेंट करने का अली भाई एक पूरी दुनिया में जो कैंपेन शुरू हुई है,
ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग है ना, बेसिकली इट इज़ अ ग्लोबल वार्मिंग। हमारे यहाँ ज़्यादा इसलिए कि हमारे यहाँ 87 ऑक्टेन जिसको आप कहते हैं, ऑक्टेन मतलब जो पेट्रोल बिकता है, एक उसके भी 3 कैटेगरीज होती हैं पाकिस्तान में। हाई ऑक्टेन होता है 91 ऑक्टेन कहते हैं, फिर वो 89 है और 87 ऑक्टेन है। जो 87 ऑक्टेन भी जो आपके यहाँ होता है अली भाई, वो 87 ऑक्टेन नहीं होता, टेस्टेड है। मेरी गाड़ी का मसला हुआ, टेस्ट कराया, वो 87 ऑक्टेन नहीं था। देयर वाज नोवेयर इवन एट 80 ऑक्टेन भी नहीं था वो। उसमें भी आपको पता है रिश्वतें और वो होती है, मिक्सचरिंग होती है, मिक्सिंग होती है, क्योंकि वो घंटा ले लें आप उसमें। एक हो गया ये मामला। दूसरी बात, एक सोच होती है। ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए एक सोच है। जो हुकूमतें दुनिया की जो कैंपेन चलाती है, वो ईपीए से पहले आवाम को सोच देती है। व्हाट इज़ दैट? रिसाइकलिंग, फलाना ढिमकाना। हमें तो अभी ये सोच है कि बच्चियों को ना मारा जाए, बच्चेबाजी ख़त्म हो जाए, फलानी चीज़ें ख़त्म हो जाए, भूख अफलास कैसे ख़त्म की जाए। सो ये जो दूर के ढोल हैं, ये बहुत सुहाने हैं। इस पे तो सोचना भी कोई बहुत अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। लेकिन जो मेन कैंपेन है, जब तक हुकूमत आवाम को आगाही नहीं देगी कि ये तुम्हारा घर है। अमेरिका में क्या होता है कि आप मछली पकड़ते हैं ना, 3 इंच से बड़ी मछली है ना, कि वो सीज़न होता है, वो भी साल में एक दफ़ा लगता है, रेड स्नैपर का है, फलाना, हर एक मछली का सीज़न होता है। आप 3 इंच से बड़ी कैंपेन होती है बाकायदा कि अगर आज तुम ये खा जाओगे, ये बच्चे इसके स्वीप करके, तो कल तुम्हारे बच्चों के पास फिश नहीं होगी देखने के लिए। लोग डरते हैं, देखा पकड़ते हैं, बहुत से लोग वापस फेंक देते हैं। लोगों के जहन में एक सोच आ गई है, एक समझ आ गई कि यार वी नीड टू पुट दिस बैक इन ओशन। ये नहीं है, वी नीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। जहन में, जहन साजी इसको उर्दू में लफ्ज है, उसकी ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ जहन साजी, जहन उसकी साजी की जाती है जिसकी पेट साजी पहले हो चुकी होती है। जिसके यहाँ नहीं है ना, उसको आप जहन साजी क्या करें? बोला भाई मुझे 2 रोटी की परवाह है, तू ये किधर मुझे प्लास्टिक और ये चीज़ें बता रहा है, रिसाइकलिंग फलाना, पीने का साफ पानी इस मुल्क में नहीं है, तो हमें रिसाइकलिंग बता रहा है। भाई पागल इधर से, अब पागल के बच्चे, गालियां देंगे लोग। मैं आप खड़े करके देख लो, मैं अभी वीडियो कर देता हूँ, आप कर देंगे कितनी गालियां पड़ती हैं नीचे से। अली भाई ये मुमकिन नहीं है इस मुल्क में। और हम लोग कहते हैं नया मुल्क, नया मुल्क, नया मुल्क। भाई दुनिया में और भी मुल्क हैं नए। ब्रुनाई नया मुल्क है, चलो पहले से अमीर था, उसको खारिज से बहस कर देते हैं। खलीज में भी बड़े बड़े नए मुल्क हैं। दुबई कितना पुराना मुल्क है। जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ सऊदी अरब में, रियाद, 10 साल पहले का राज का देख लें, मेरी अकल दंग रह गई थी बाहर निकल के। चलो पैसा है, ठीक है, करप्शन नहीं है। इलाज जो है ना, ये कहते हैं ना हम नया मुल्क है, गुर्बत है। गुर्बत इसलिए है, हमारे पास अल्लाह ने सब दिया, ऐसा नहीं है, मादनियात भी हैं। अभी ट्रंप आके खुदाई भी कर रहा है, अपने हाथ से तेल निकाल के देगा आप लोगों को, फिर दशके पहन के घूमना, कंतूरा पहन के वो नाचना आरम्भ सड़कों पर। नाइजीरिया में भी तेल निकल गया था। नाइजीरिया में भी तेल होता है, कम नहीं होता नाइजीरिया में, सबसे ज़्यादा करप्शन वहाँ पे, आवाम बदहाल है। वेनेजुएला में जितना तेल निकलता है कोई हिसाब ही नहीं है, आवाम बदहाल है वहाँ की। तो ये चाहे तेल निकल आए, चाहे पहाड़ सोना उगलने लगें, जब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं होगी, पेट नहीं भरेंगे। ये बहुत सेकेंडरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ, 100 के बाद का इशू है ये हमारा। आवर इशू राइट नाउ, हम लोग भूखे हैं और हम लोग जहनी पसमानदगी के शिकार हैं, और हम ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जाहिल हैं। पढ़े लिखे भी जो हैं वो, उनका मेंटल लेवल मैं अभी सीखा है मैंने ये 8 महीने में। जो कमेंट आते हैं ना कि ढंग की बात करो तो नीचे कमेंट जो आ रहे होते हैं, कोई पीएचडी डॉक्टर से भी बात हो रही है, कुछ फलाना डॉक्टर से भी बात हो रही है, कितने साइकोलॉजिस्ट है, फलाना डॉक्टर है, वकील है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। जहन साजी भूखे की नहीं होती। और जब तक करप्शन नहीं ख़त्म होगी, जब तक ये सियासत के गंदे झगड़े ख़त्म नहीं होंगे, ये गरेबां हम एक दूसरे को दस्ते गरेबां नहीं होंगे, अली भाई हमारे लोग इस तरह ही मरते रहेंगे। डोल डंगर इस तरह पानी में बहता रहेगा, उसके बाद हम फाकों से मर जाएंगे। फिर हम कहते हैं इसको अल्लाह रखे, उसे कौन चखे। लेकिन हम नहीं चाहते कि अल्लाह किसी को रखे। हमारा मिशन बना हुआ लाइफ में कि बर्बाद किस तरह कर दें इसको। अल्लाह ने जो दे दिया उसको बर्बाद किस तरह, ख़त्म किस तरह करना है, ये हम उस मिशन पे लगे हुए हैं। वो मिशन चल रहा है पाकिस्तान में, वो हम गामजन है उस मिशन की तरफ। साल 2025 में अब तक जो तबाही हुई है, अगले साल या उसके बाद आप देखते हैं कि ये रुक जाएगी, कंट्रोल इस पर होगा? ऐसे कौन से इकदाम हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं, ऐसी कौन से लड्डू बट रहे हैं जो नहीं होगा?
ऐसा कौन सा अभी क्या हो गया, ऐलान आ गया, बताइए मेरा, हो गया? मैं नहीं देखा, आप देखें, शेयर कर, आ गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, हो गया वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, हम 10,000 हमने बुलवा लिए हैं और हमने जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम पहले तो हम हर जगह ट्रेनिंग के लिए लोग भेज देते हैं, आईटी की भी ट्रेनिंग के लिए बाहर चले जाते हैं सरकारी सतह पे लोग। कितने लोग आपके सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के ट्रेनिंग पर हैं? कौन सा इदारा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? वो 1122 जो है ना आपका, वही 1122, उसका एक करार ने अभी प्रोग्राम किया था, वो बैठा हुआ फ़ोन पे गेम खेल रहा था, करार गया उसके बाद बोला 1122 फ़ोन उसका रखा हुआ है और वो फ़ोन पे बैठा, वो एक बेचारा 1122 का आदमी मोबाइल पे गेम खेल रहा था सांप सीढ़ी वाला। डोंट हैव इट, नथिंग हैपन। बजट, लेट्स टॉक अबाउट इट। हुकूमत फंड मुख्तस करती है, हर चीज़ के फंड होते हैं, तालीमी फंड, फलाना फंड, ये फंड, भूखे का फंड। आपके यहाँ कौन सा फंड है? फंडा है, फंड नहीं है। बताइए कौन सा फंड है? रिटेंटिव मेजर में आपका कौन सा फंड है? हुकूमत ने ऐलान कर दिया गया इसका? जो आप मुझसे पूछ रहे हैं सवाल, तो आपने ऐलान सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना। ना ये ऐलान होगा, क्या कहते हैं उर्दू में, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अली भाई, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुझे दुख है, अमन जाहिर बात है, ये कोई मुझे चीज़ें नहीं ले रहा दुख से, ये सारे जो मैं ये व्हेन आई एम सैड दिस व्हाट कम्स आउट ऑफ माय माउथ, मेरे यही होता है, दिस इज हाउ मुझे इज़हार इस तरह करना आता है। अल्लाह भला करे उन लोगों का, अब्दुल सत्तार ईदी जैसे मरहूम और चीपा जैसे, जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें एक अब्दुल सत्तार ईदी चाहिए जो ये नागहानी आफात को, वो कर अब्दुल सत्तार ईदी की एम्बुलेंस कराची में लाशें उठाती थी, वरना लाशें रोड पे पड़ी थी, जब जिक्र किया ना लाशें पड़ी हुई हैं वहाँ। तो हमें एक ऐसा अब्दुल सत्तार ईदी भी चाहिए जो कम से कम प्राइवेटली, अगर कोई अरबाब इख्तियार में से कोई के कान पे तो जूं नहीं रेंगने वाली, लेकिन हमारे पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। जब हमारे यहाँ पुलिस ने काम करना छोड़ दिया, कराची में सीपीएलसी खुल गई ना, सीपीएलसी काम करती है, दे डू व्हाट पुलिस डज। अच्छा, हाई एंड केस करते हैं, मुख्तसर करते हैं, कुछ है, कहीं से इब्तिदा होनी चाहिए। तो कोई ऐसा, ये मुखैर हजरात जो ये हैं जो लोगों को खाना खिलाते हैं, तो कोई ऐसी फोर्स, कोई ऐसी चीज़, ये इतना मुश्किल काम नहीं है अली भाई, इट्स डूएबल। सारा ऑब्जेक्ट मनी मनी मनी, पैसे का काम है सारा। तो जितना एक हुकूमत ने तो नहीं, मैं तो नहीं कर सकता ये बात कि मैं हुकूमत से अपील करता हूँ, नहीं होता, कुछ नहीं करता उससे अपील में। लेकिन कम से कम मुखैर हजरात जो ये इदारे खोलते हैं, इदारे बनाते हैं, तो कम से कम किसी की नज़र इस तरफ भी जानी चाहिए कि हमारे यहाँ सर्च एंड रेस्क्यू का इदारा अगर प्राइवेटली भी फंडेड हो जाए, क्योंकि बहुत सी एनजीओ चल रही हैं, मेडिकल की चल, बहुत चीज़ों की चल रही हैं, और हमारे यहाँ आपको बताया ना हर सीज़न में लोग मरते हैं, तो कम से कम एक सर्च रेस्क्यू का एक इदारा मुखैर इदारा, इतना बड़ा खर्चा नहीं है, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ थिंग। यू नीड इक्विपमेंट, यू नीड पीपल एंड नीड मनी, इट्स डूएबल। और आपको राशन चाहिए, बेसिकली वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में ये खर्चा करते हैं जब कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। भाई, बाद में करने से बेहतर है पहले कर लो। कफन खरीदने से या वो कफन अतिये में देने से बेहतर है उस आदमी की लुंगी बचा लो, बस यही है एक दीवाने की सदा। देखिए अगर होता है तो मैं तो हाजिर हूँ, मेरी अगर मुझसे कोई चीज़ चाहिए, आई नो हाउ टू पर, मैं लॉजिस्टिक का आदमी हूँ, मुझे पता है लॉजिस्टिक कुछ भी हो, मैं सिर्फ जंगी हर्ब की बात नहीं कर रहा, आई कैन प्रोवाइड थिंग्स, मेरे पास एक्सेस है, मैं हमेशा हाजिर हूँ पाकिस्तान के लिए। कोई मनहूस को मरदूद होगा जो मना करेगा कोई चीज़ के लिए? दुआ करें आप भी, मैं भी, और नईम भाई जो है वो ज़्यादा दुआ करें डेटा लाके। नईम साहब, आपको क्या लगता है कि अगले साल ये जो इस साल तबाही है उससे कम होगी या ज़्यादा होगी या रुक जाएगी? जो जो वक्त गुजरेगा ना, इस सानहे को हम अल्टीमेटली भूल तो जाएंगे, इस पे दबीज तय छा जाएगी, अफसुर्दगी की, कमाईगी की, बदइंसामी की, सियासत की। आज 30 घंटे गुजर गए बट साहब, आपको पता है कि रात मुतासरीन ने अंधेरे में काटी, हम बिजली बहाल नहीं कर सके अभी तक। 4 हॉस्पिटल्स गिरदो नवा के, वहां मुसलसल लाशें आ रही हैं, मैं ताज़ा तरीन बात बता रहा हूं आपको, मुसलसल लाशें आ रही हैं। 2 बातें, मोबाइल सर्विस बंद हो गई, हर तरह के कम्युनिकेशन वेज खत्म हो गए, सड़कें बह गईं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। आने वाले दिन इससे ज्यादा खतरनाक हो गए। हम सबक नहीं सीखते माजी से, लकीर पीटने के आदी हैं। सियासत से फुर्सत नहीं है हमें, एक दूसरे की लेग पुलिंग, टांग खींचना जो है उसमें महारत यद्दे तूला है हमें। गवर्नर वजीर वाला बेड़ा टॉप मोस्ट है सूबे के, दोनों बेड़ा है। बयानबाजी में सबकत ले जाने की कोशिश है। सबकत होनी चाहिए अवाम की सहूलियात की फरामी में, तहफ़्फ़ुज़ में। बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है कि कफन खरीदना कोई अक्लमंदी नहीं होती,
कफन डोनेट करना भी कोई जहानत नहीं है। आप उसे कफन में लपेटने से पहले, उसकी आंखें बंद होने से पहले शहरी को वो हुकूक दें जो उसके लिए होते हैं। कैसे? मैक्सिमम क्या करेंगे हम एक साल में? बपा, हम साल में एक मजलिस इकबाल करते हैं। आफ्ताब के वालिद जफर इकबाल साहब का शेर, बपा हम साल में एक मजलिस इकबाल करते हैं, उसके बाद जो करते हैं सब कवाल करते हैं। अब हम इस पर कवाली और जुगाली करेंगे। कैसे करेंगे? JIT बना देंगे, इंक्वायरी कमेटी बिठा देंगे, रिजल्ट जीरो। अगर आपने सबक सीखना है और सिखाना है, दो बातें, सबक सीखना और सिखाना। अगर सीखना है तो इस पे मुतासरीन की हलाकत, डूब जाने, बह जाने को अपनी गफलत मुजरिमाना तस्लीम करें, एक मुकदमा दर्ज कर दें। किस पर? नामालूम अफराद पे। फायदा क्या होगा उससे? उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, उसकी प्रोसिक्यूशन करें, प्राइवेट इस्तखासा कर दें अदालत में, और वहीं फौरी फैसला, जिस तरह मिलिट्री कोर्ट्स करती हैं, ऐसा फैसला करें कि 8-10 जिम्मेदारान, उन पर पर्दापोशी ना करें। अब आपको मैं एक और अमल बता रहा हूं जो हुआ गुज़श्ता रोज। पर्दापोशी का आगाज हो गया और ये कहा गया कि लोगों से बाकायदा प्लानिंग के तहत कि लोगों से वीलॉग करवाओ, खबरें जारी करवाओ, मीडिया को ये इन्फॉर्मेशन दो कि सब अच्छा है। जहां हैंड आउट लिखे गए, मुझे वो जगह ही पता है, सरकारी हैंड आउट लिखे गए और साथ रिश्वत दी गई मीडिया हाउसेस को कल कि जी इसको फ्लैश करें। मुझे भी एक शख्स ने कहा करने का कि ये पेड आइटम है आपके लिए, पेड कंटेंट है, आप ही करें। क्या करें? कि हुकूमती इक़दामात की तारीफ करें। मैंने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा जी हमने 2 हेलीकॉप्टर भेजे, ये पहली बात। थोड़ी देर बाद खुदा की करनी क्या हुई, हेलीकॉप्टर एक गिर के तबाह हो गया। तो मैंने उस शख्स को फिर फ़ोन किया, मैंने कहा भाई वो तो नाकामी साबित हो गई आपकी। अवामी खिदमत को मेहरबानी ना समझें, कोई आपकी तरफ से कोई आसमान से जो है तारे तोड़ के नहीं भेजे गए। आप कत्ल का मुकदमा दर्ज करें, भले कत्ल खता करें, 302 की बजाय पाकिस्तान की ताज़ीरात की दफ़ा 322 का मुकदमा, प्राइवेट इस्तग़ासा साथ कर दें, दोनों को पैरेलल चलाएं और साथ प्रोसिक्यूशन में पूरी भरपूर कोशिश करें, जिद्दोजहद करें। जब आप ये करेंगे तो वो दूसरों के लिए सबक होगा। फिर आफात तो आएंगी, उससे तो कोई इनकार मुमकिन नहीं है, मफर भी नहीं है, हम भाग नहीं सकते उससे। लेकिन जो डेंजर जोन हैं उनको महफूज बनाने के 101 तरीके हैं। आप नेट पे सर्च करें, कोई बड़ी सही बात कह रहे हैं, कोई ऐसी 30 मारखानी आपने नहीं करनी। आप नेट पे सर्च करें कि क्या क्या किया जा सकता है, दुनिया में हो रहा है। आप उसके तहत महफूज बनाएं लोगों की जिंदगियों को। अपनी गाड़ी आपने बुलेट प्रूफ रख ली, नहीं मुस्तफा की अली भट्ट की कामरान फरीदी की जो है जिंदगी कौन महफूज बनाएगा? हम क्यों लाचार हैं, हम क्यों बेबस हैं, बेकस हैं, क्यों हैं भाई? क्या स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये? तहफ़्फ़ुज़ का फराहम करना रियासत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसमें अपार्ट फ्रॉम दैट के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की है, तहरीक इंसाफ की है, कोई हुकूमत हो, उसका फ़र्ज़ तो ये है, उसका नहीं है तो स्टेट का फ़र्ज़ है। मैं कहता हूं कि इसकी इंक्वायरी सदारती अहकामात के तहत होनी चाहिए, वफाक इसमें इंटरवीन करे, और ये जुडिशल इंक्वायरी JIT से तहकीकात, उसकी बजाय आप मुजरमाना गफलत का मुकदमा दर्ज करें, कत्ल खता के तहत प्रोसीडिंग करें इसकी। और अगर गवर्नर, वजीर आला, वुज़रा, कैबिनेट, पटवारी तक, क्लर्क तक जिम्मेदार पाया जाए तो उसे निशान इबरत बना दें, तब किसी नए साने बुनेर से बच सकेंगे। अब ये बुनेर ज़िला और उसकी तहसील पीर बाबा जहाँ ये वाक़या हुआ, और सबसे ज़्यादा हलाकतें वहाँ हुई हैं, वहाँ हुई, भ्रष्ट हुई हैं। आपको पता है कि यहाँ से हुक्मरान पैदा होते रहे। बुनेर जो है, यहाँ कई वुज़रा आए हैं, उन्होंने क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया अपने इलाके को। आप सयाह, गैर मुल्की सयाहों को यहाँ वेलकम करते हैं, उनके लिए
फर्श राह भी, सब काम कर रहे हैं ना, सड़कें अच्छी बना दी आपने। ये जो बट साहब सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम ये जो संगो खिश्त से जहान पैदा करते हैं ना, होते नहीं हैं। संगो खिश्त के आप पहाड़ खड़े कर दें, सारी सड़कें बड़ी अच्छी बना दें, मैं सब खुश हूं कि शाहरात मुकम्मल हुई हैं, मोटरवे बन गई हैं, सब अच्छी हैं, लेकिन उन पे चलने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। ये हम पे जो आफात का एक ख़तरा मंडला रहा है वो उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक गफलत ख़त्म नहीं होगी, करप्शन ख़त्म नहीं होगी, लाचारगी बेबसी ख़त्म नहीं होगी। और वो नहीं हो रही। बार बार हम एक रोना रोते हैं, कितना अरसा रोएंगे, कितना अरसा रोएंगे। मैंने आपको मिसाल दी, मुझे एक सेशन दिखाएं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जिसमें यह डिस्कस हुआ हो कि प्री मूनसून आ रहा है, मूनसून की बारिशें पहले, हाँ ये अलर्ट मौजूद था। ये अलर्ट कामरान भाई कई जारी हुए कि बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, रास्ते मादूम हो जाएंगे। किया कुछ नहीं भाई, ये कह देना काफी है क्या कि अलर्ट जारी हो गया? ओ भाई, अलर्ट के बाद आपने जाके देखा कि पीडीएमए और एनडीएमए के दफातर में रस्सी मौजूद नहीं है। एक दूसरा, एक और बात बताऊं आपको, एक अजीब सी बात। कल एक शख्स ने मुझे फोन किया पेशावर से कि चांदी हो गई मेरी। मैंने कहा अल्लाह खैर कर। मैंने कहा भाई इतनी खौफनाक हलाकत, तेरी चांदी होगी? कहता है मेरे 35 मन चने मंगवाए। मैंने किसने? कहता सूबाई हुकूमत ने 35 मन चने। अब इनकी अकल पे मातम करना चाहिए। वो कहते हैं कि एक चाय वाला बड़ा मशहूर है वहां, आलमगीर शोहरत का हामिल है, हश्तनगरी बाजार में, पेशावर के। उसका चाय का ऑर्डर दे दिया। अब आप चने और ऑर्डर दे रहे हैं, सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीट रहे हैं। अब ये चने बेचने वाले, कफन खरीदने वाले, रस्सियां पकड़ने वाले, इनकी अकल जो है वो मारी गई थी कि इनको जब अलर्ट जारी हुआ था तो इन्होंने काम क्यों नहीं किया था? सिंपल सी बात है, इन लोगों को मुकदमे में नामजद कर दें। जब इस तरह का एक मुकदमा ट्रायल, जेन्युइन 2 नंबरी ट्रायल सियासत जो है ना वो पर्दापोशी के लिए इस्तेमाल ना करें। अपना वजन, अपना असर रसूख, हुकूमती रिट वो इस्तेमाल करें अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। एक दफ़ा निशान इबरत बना दें। आने वाला खुदा न खास्ता आफत और नागहानी या गहानी, दोनों कुदरती आफात जो है ना, उस सूरत में आपका नुकसान कम से कम होगा। मुझे इंसानी जानों का भी उतना ही दुख है जितने जानवरों की जानों का है। आप ये बताएं, सैकड़ों जानवर वो थे जो दरिया के किनारे बंधे हुए थे, जो बह गए हैं ना। बड़े वसूख से बात कह रहा हूं। बुनेर से कितने किलोमीटर दूर दरिया है, वो जानवर वहां किसने बांधने की इजाजत दी थी? तजावुजात किसने कायम की थी वहां? एक और अलमिया, एक गाड़ी, जिस तरह 122 हमारे वहां शहरी दिफा, उसकी एक गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, एक भी। किसी शख्स के पास, रास्ते भी खराब थे, कोई ऐसी बड़ी गाड़ी नहीं थी जिसके जरिए जाके जख्मी हालत में जो लोग आखिरी सांसें ले रहे थे उनको अस्पताल पहुंचाया जाता। अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे। एक सिस्टम इवॉल्व किया था, सेहत का इंसाफ, मैंने मिसाल दी, पब्लिसिटी बहुत हुई थी। उसमें यह कहा गया था कि किसी शख्स को पेशावर के LRH लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में पहुंचने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसा सिस्टम बनाया है, जो शख्स बुनेर की तहसील जो है पीर बाबा, वहां बैठ के डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर वहीं से व्हाट्सएप के जरिए, प्रोफेसर LRH में बैठा है, मरीज लाने की जरूरत नहीं है, वहां से आप बैठ के टेली हॉस्पिटल, वहां से नहीं, मैं सही बता रहा हूँ कामरान भाई, बड़ी जबरदस्त बात है। उन्होंने कहा जी वहां से बैठ के वो प्रोफेसर नुस्खा तजवीज़ कर देगा उसको, वहां से डॉक्टर दे देगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जिस जगह पे, जिस हॉस्पिटल में ये इंतजाम किया गया मुकामी सतह पे, वहां एक लैपटॉप नहीं है, एक कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट भी नहीं होगा। अब तो खैर बंद हो गया, वैसे भी नहीं था। डॉक्टर ने किसी मरीज का नुस्खा किसी ने पेशावर नहीं भेजा आज तक, वसूख से कह रहा हूं, पूरे जबरदस्त यकीन के साथ। वहां क्या हुआ? वो निज़ाम खत्म हो गया सेहत का। अब नया सिस्टम ये था कि वहां से गाड़ियां शहर में, हमारे यहां भी होता है लाहौर में, मेट्रोपॉलिटन इसलिए होते हैं कि वहां लोग आते हैं। एक एम्बुलेंस निकल मिली वहां,
एक एम्बुलेंस। बुनेर में सरकारी एम्बुलेंस उनका थी। कोई बड़ी गाड़ी होती तो कई जानें बचाई जा सकती थी। हॉस्पिटल में पैरामेडिक्स नहीं थे, मेडिकल अफसर बड़ी बात होती है, पैरामेडिक्स नहीं थे। जब इत्तला पहुंची, लोगों को घरों में उठा के जगा के बचाया गया डॉक्टरों को कि ये अलमिया हो गया है, उन्होंने कहा हम अस्पताल कैसे पहुंचे। डॉक्टर्स को लाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं था। अब वहाँ ना लाइट है, ना मोबाइल सर्विस है, ना सिग्नल्स किसी किस्म के आ रहे हैं, सिर्फ लाशें हैं, इंसानी अलमियाँ हैं, रोती आंखें हैं, तड़पते दिल हैं, जो लोग जरा जिससे जुदा हो गए, जिन्होंने अपने प्यारों को देखा यूं करते हाथ हिला के और बचा नहीं सके। अगर इस अलमिये से दोबारा बचना है तो आज मेरा मुतालबा, पुरजोर मुतालबा, तजवीज़ ये है कि इस वाक़े को कत्ल की शक्ल में देखा जाए। जब आप कत्ल की शक्ल में देखेंगे तो फिर वो सरकारी अफसर कातिल नहीं बनेगा जो कल तहसील पीर बाबा में बुनेर के जितने मुतासरीन हैं उनको दानिस्ता अगर नहीं तो गफलत के ज़रिए कत्ल ज़रूर किया गया है, उसका बंदोबस्त कर लें तो आइंदा हमें फिर लकीर पेटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कामरान भी, इस पर आपकी कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट? अली भाई, एक छोटी सी इल्तिजा और एक छोटी सी लोगों को सोच जो कि मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त देना। अगर हमारे यहाँ एक होता है सकाफती मेला, इसको मेला मवेशियाँ भी कहा, पंजाब में भी लगता है, सिंध में भी होता है, अजरक मेला कहते हैं उसको सिंध में, पंजाब में हॉर्स एंड कैटल शो के नाम से होता है। सिर्फ इसका बजट देख लीजिए, सिर्फ इसका बजट, और मुझ नाचीज से ये कहिए कि मैं आपको एस्टिमेटेड बजट बना के एक अच्छी कंपनी से, खुद नहीं बनाऊंगा, मैं इस काबिल नहीं, एक अच्छी कंपनी से, मेरा अमेरिका से या कहीं एक सिविलाइज मुल्क से आपको एक बजट बना के मैं दे देता हूँ आपके सर्च एंड रेस्क्यू टीम के लिए। आप 5 बना लेंगे। मैं एक की बात करें, अगर एक सूबे का बजट से अगर आप कहें तो ये हॉर्स एंड कैटल शो जिसमें घोड़ा नाच रहा होता है और ये इंसानी जानों का ज़िया जिससे बच जाए, अगर आप कहें तो बना के दे देता हूँ। अगर वो 5 से कम निकला ना, यानी 5 टीमें ना तश्कील दे सका, तो आपका जूता और मेरा सर। 1950 से 2025 तक पाकिस्तान में कब कब सैलाब आए, कब कितना नुकसान हुआ, कितनी अमवात हुई, नईम मुस्तफा साहब ने ये तमाम डाटा आपके सामने रखा। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसी क्या पॉलिसीज़ बननी चाहिए, ऐसे क्या इंतज़ामात करने चाहिए कि इन फ्यूचर इतना नुकसान ना उठाना पड़े? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।